जैसी औलाद होने से तो अच्छा है कि औलाद ही ना हो। आज तेरी वजह से किसी को भी मुंह दिखलाने लायक नहीं रहे हम। अरे कल तक पूछते थे लोग मुझे, मानते थे मुझे, और तेरी एक हरकत के कारण सारा नाम, मेरी सारी इज्जत एक झटके में खत्म। और ये सब इसकी वजह से, सब इसकी वजह से हुआ है, इसकी वजह से। बाबा प्लीज मत रो बाबा, प्लीज। रोए नहीं तो क्या करे? तूने हमें किसी लायक छोड़ा है? मैं सच कह रही हूँ, इन सब में मेरा कोई दोष नहीं है। बस अनन्या बस हो गया, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। परसों हम हॉस्पिटल जाएंगे और भगवान ने चाहा तो किसी को कुछ खबर हुए बिना सारा काम हो जाएगा। अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या ताक रही है? जा अपने कमरे में, और जब तक मैं ना कहूं कमरे से बाहर एक कदम भी नहीं रखना। क्या हो गया? नाक कटा के रखी इस लड़की ने। तो क्या कुछ नहीं किया इसके माँ बाप ने इसके लिए? सारे दिन लड़कों के साथ भटकना, मस्ती करना, और तो और देर रात तक घर से बाहर रहना। खानदान की इज्जत का तो कोई ख्याल ही नहीं है इसे। अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी बेटी ऐसी नहीं निकली। खानदान की इज्जत का तो कोई ख्याल ही नहीं है इसे। अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी बेटी ऐसी नहीं निकली। पूरे खानदान की नाक कटा के रख दी इस लड़की ने। तो क्या कुछ नहीं किया इसके माँ बाप ने इसके लिए? तो जैसी औलाद होने से तो अच्छा है कि औलाद ही ना हो। लो, हमारी आंखों की नींद हराम करके खुद चैन से सो रही है महारानी। अरे उठो अनन्या, अनन्या उठो अनन्या। अनन्या क्या हुआ? बैठ के। नाबालिग लड़की है अनन्या, पूरी बोतल नींद की गोलियां खा गई, नर्व्स भी कमजोर। इसके साथ कोई है? इसकी फैमिली? जी हम इसके पेरेंट्स। ओके ठीक है, आप लोग चिंता मत करिए, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। चलो जल्दी जल्दी ओटी रेडी रखो जल्दी से। अभी उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मगर आप लोग कुछ देर बाद मिल सकते हैं। प्रेगनेंसी की वजह से काफी सारा खून बाहर, बड़ी मुश्किल से हमने अबॉर्शन किया है। और ये इंस्पेक्टर प्रशांत है, स्टेटमेंट लेने के लिए आए हैं। आपकी बेटी अनन्या ने खुदकुशी करने की कोशिश की है, आखिर ऐसा क्या हो गया उसके साथ?
जो उसने इतना बड़ा कदम उठाने की सोची। देखिए, हमारी बेटी एक बहुत अच्छी लड़की है, वो पढ़ने में भी बहुत अच्छी है, सब कुछ ठीक है, बस एक गलती हो गई उसकी वजह से सारी परेशानी हुई है। अब अगर ये केस बनेगा तो और भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, पूरी दुनिया बातें बनाएगी और हम लोग। देखिए, इस समय आपको दुनिया की नहीं अपनी बेटी की फिक्र होनी चाहिए। आपकी बेटी अनन्या अभी नाबालिग है। मैं खुद नहीं चाहता हूं कि खामखाम से और परेशानी झेलनी पड़े, लेकिन प्लीज आप लोग उसका ध्यान रखिए। थैंक यू इंस्पेक्टर। देखिए, इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ हो जाने की वजह से उसके दिमाग पर काफी गहरा असर पड़ा है, काफी शॉकिंग स्टेट में है। आप लोग उसे एक अच्छे से साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाइए। साइकियाट्रिस्ट? इसकी क्या जरूरत है? पहले लोग उसके बारे में इतनी बातें बनाते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास ले गए तो उसे पागल कहेंगे। नहीं डॉक्टर, नहीं, हम लोग संभाल लेंगे उसको। आप लोग अभी भी सिर्फ लोगों के बारे में ही सोच रहे हैं। भगवान न करे कल को अनन्या ने अगर दोबारा ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो ये जो लोग हैं ना, ये आपके काम नहीं आएंगे, बल्कि उस वक्त आपको सिर्फ अपने इस फैसले पर अफसोस होगा। अनन्या स्कूल में पढ़ने वाली एक नाबालिग लड़की जो कुछ दिनों पहले तक सबकी चहेती थी, अपनी क्लास की एक आइडियल स्टूडेंट थी, किसी को भी उससे कोई शिकायत नहीं थी। फिर अचानक एक दिन वो अपने माँ बाप सहित सबकी नफरत का शिकार बन गई, यहां तक कि उसने अपनी जान लेने की कोशिश की। इतनी छोटी सी उम्र में आत्महत्या की कोशिश। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पहले नेशनल सर्वे के मुताबिक सन 2010 में आत्महत्या के तकरीबन 1,87,000 मामले सामने आए। और ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें ज्यादातर लोग पढ़े लिखे और जवान उम्र के थे। आंकड़े बताते हैं कि 15 से 29 साल के बीच की आयु के लोगों में से 40% पुरुष और 56% महिलाएं या तो खुदकुशी के जरिए अपनी जान दे देते हैं या खुदकुशी की कोशिश करते हैं। दुर्भाग्यवश अनन्या भी आज इन्हीं आंकड़ों का हिस्सा बन गई थी। लेकिन अनन्या की इस कोशिश के पीछे आखिर वजह क्या थी? ऐसा क्या कर दिया था अनन्या ने जो उसके और उसके माता पिता के लिए जी का जंजाल बन गया था? अनन्या, कैसा लग रहा है अभी? देखो बेटा, जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तुम मुझे कुछ कहना चाहोगी? देखो बेटा, गलती सबसे होती है और फिर तुम्हें तो अपनी गलती का एहसास भी हो चुका था। फिर इस तरह से खुद की जिंदगी को खत्म करना, ये सब तो ठीक नहीं है ना। और फिर तुम अकेली तो जिम्मेदार नहीं हो, तुम्हारे साथ जो लड़का था वो भी तो उतना ही जिम्मेदार है। अब जब वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहा है तो तुम्हें उससे मिलकर इस बात का एहसास कराना चाहिए। तुम दोनों को मिलकर एक अच्छे से काउंसलर के पास जाना चाहिए। तुम चाहो तो तुम मुझे सब कुछ उस लड़के के बारे में बता सकती हो, मैं उस लड़के से बात करूंगी। देखो बेटा, मुझ पे विश्वास रखो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मुझे नहीं पता। मैं उस लड़के से बात करूंगी। नहीं बात कर। हम मिलकर उससे बात नहीं, करेंगे। मुझे नहीं बात कर। मैं सच कह रही हूँ। मुझे नहीं बात करनी। मम्मी को बुलाओ। ठीक है ठीक है ठीक मुझे है, बात करनी मैं है। अभी तुम्हारी मम्मी को बुलाती हूँ। मम्मी से बात रोना बंद करो, मैं अभी बुलाती हूँ मम्मी को। लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ। देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना। थैंक्स आशिमा, मुझे लगा था कि तुम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इतनी बिजी होगी कि तुम इतनी जल्दी आ ही नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं तुम्हें कॉल करके देख ही लेती हूँ। पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लगा कि मुझे तुम्हें उस लड़की से जरूर मिलाना चाहिए। पर ऐसा क्या हुआ है उसके साथ? प्रेग्नेंट। माँ बाप की वही पुरानी सोच, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी। टिपिकल कंजर्वेटिव सोच, अपनों से ज्यादा दुनिया की परवाह। वही, इसीलिए अपनी बच्चे की हालत को समझने के बजाय उन्होंने इस बात को दबाना ज्यादा जरूरी समझा। वो बच्ची बेचारी अंदर ही अंदर इतनी परेशान हो गई होगी कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। वैसे तुमने उस लड़की से बात करने की कोशिश की? हाँ, कल बात करने की कोशिश की थी, पर वो इतनी डरी हुई है कि वो सीधा रोने लगी। आशिमा, मुझे लगता है कि सिर्फ तुम उससे बात करके पता लगा सकती हो कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। कभी सोचा नहीं था
तेरी वजह से ये दिन भी देखना पड़ेगा जिंदगी में। शांति मिली तुझे या अभी कोई कसर बाकी है? ये आशिमा जी है, एक काउंसलर। ये एक ज्योति नाम का ऑर्गेनाइजेशन भी चलाती है। परसों अनन्या के यहाँ से डिस्चार्ज होते ये उससे भी काउंसलिंग करेंगी। लेकिन हमारी बेटी तो बिल्कुल ठीक हो गई है डॉक्टर, अब इस सब की जरूरत भी नहीं है। आशिमा जी, अनन्या तो बिल्कुल ठीक हो गई है ना अनन्या? और अनन्या ये सब कुछ करवाना भी नहीं चाहती। यहाँ इसके या आपके चाहने या ना चाहने का सवाल नहीं उठता है मिसेस श्रीवास्तव, ये जरूरी है। और अगर इसमें किसी ने भी दखलंदाजी करने की कोशिश की तो मुझे मजबूरन पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। 2 दिन बाद अनन्या को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। उसकी शारीरिक हालत पहले से कहीं बेहतर थी, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति अब भी स्थिर नहीं थी। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी तकलीफ से गुजरने के कारण वो अब भी सदमे में थी। कोई नहीं जानता था कि अंदर ही अंदर अनन्या पर क्या गुजर रही थी। और ऊपर से उसके माता पिता साइकाइट्रिस्ट की मदद लेने से भी सकुचा रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारे देश में ये एक आम धारणा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है या फिर किसी से काउंसलिंग लेता है तो वो पागल है। ये एक बेहद ही गलत सोच एक जरूरतमंद इंसान को और ज्यादा तकलीफ की तरफ धकेल देती है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसका दूर होना बेहद जरूरी है। दुनिया के हर कोने में लोग छोटी से छोटी परेशानी से निपटने के लिए भी काउंसलिंग का सहारा लेते हैं। तो फिर हम इसे धब्बे की तरह क्यों देखते हैं? हमें समझना होगा कि कभी कभी किसी सुलझे हुए इंसान से बात करने से या फिर अपने अंदर की बातें किसी से सिर्फ कह देने भर से हमारी परेशानी काफी हद तक सुलझ जाती है। डॉक्टर रोमा जानती थी कि अनन्या को भी इस वक्त ऐसी ही मदद की जरूरत है, और अगर उन्होंने दबाव न डाला होता तो अनन्या को यह काउंसलिंग शायद कभी न मिल पाती। देखो अनन्या, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारे स्कूल के बारे में मुझे कुछ बताओ। तुम्हारे फेवरेट सब्जेक्ट्स, तुम्हारी टीचर्स, तुम्हारी हॉबीज। हम ये बात करने वाले हैं। हाँ, क्यों? तुम्हें क्या लगा? मुझे लगा कि आप मुझसे मेरे साथ जो हुआ उसके बारे में। हाँ, हम वो सभी बातें करेंगे, लेकिन उसके पहले हम अच्छे दोस्त बन जाए। मैं तुम्हें अपने बारे में सारी बातें बताती हूँ, तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओ, और फिर जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त पर विश्वास करता है वैसे ही मैं तुम पे और तुम मुझ पे विश्वास करो, ठीक है? तो अब तुम्हें डिसाइड करना है, तुम मुझे अपना दोस्त बनाओगी? मुश्किल हालात से गुजर रहे लोग अक्सर खुद में सिमट कर रह जाते हैं। अपने दिमाग की जकड़न को तोड़कर एक काउंसलर से खुलकर बात करने में कई बार उन्हें महीनों लग जाते हैं। लेकिन इसे आशिमा की किस्मत कही कि अनन्या कुछ ही दिनों में उससे खुलकर बात करने लगी। धीरे धीरे आशिमा को पता चला कि अनन्या काफी समय से क्लिनिकल डिप्रेशन का शिकार थी। एक ऐसा डिप्रेशन जिसमें इंसान अपनी जिंदगी से लगातार हताश रहता है, निराश रहता है, और इस डिप्रेशन का असर अनन्या के शरीर पर भी पड़ने लगा था। इसीलिए वो कई बार बीमार पड़ चुकी थी। जानती हो अनन्या, जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं और उसी इंसान के साथ हमारी शादी हो जाती है और फिर बच्चे हो जाते हैं, तो वो एक औरत के लिए उसके ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है। लेकिन कभी कभी हम जल्दबाजी कर जाते हैं, जैसे तुमने की। लेकिन अनन्या, ये सिर्फ एक गलती है, कोई गुनाह नहीं। और अपनी एक गलती के लिए अपने आप को इतनी बड़ी सजा देना उससे भी ज़्यादा गलत है। डॉक्टर रोमा बता रही थी तुम उस लड़के को इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहती। मैं तुमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, लेकिन तुम्हें नहीं लगता है
तुम्हें उसे इस बारे में बताना चाहिए, उसे अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं उससे बात कर सकती हूँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मुझे घर जाना बस। ओके ओके अनन्या, तुम नहीं बताना चाहती, मैं तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं करूँगी, हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? तुम घर जा सकती हो। रोमा, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ अभी। अनन्या कोई बहुत बड़ी बात हमसे छुपा रही है। वो उस लड़के के बारे में एक शब्द तक नहीं बोलती, और जब मैंने उससे पूछा तो रोने लगी, कांपने लगी। जब मैंने उससे पूछा था तब भी वो ऐसे ही कांपने लगी थी, जैसे अंदर से एकदम डरी हुई हो। मुझे लगा कि शायद वो अब तक उस सदमे से निकली नहीं है, शॉक में है। अनन्या जैसी लड़कियों से मैं रोज मिलती हूँ। कोई लड़का धोखा दे देता है, कोई लड़का उन्हें छोड़कर चला जाता है। वो सभी लड़कियां या तो बहुत दुखी होती है या गुस्से में होती है, पर मैंने आज तक किसी को इतना डरा हुआ नहीं देखा। कोई इतना तो तभी डरता है जब उसके साथ कुछ बहुत ही गलत हुआ होता है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं बिना किसी ठोस सबूत के कुछ नहीं कहना चाहती। किस बात का सबूत? एक बात बताओ मुझे, जब तुमने अनन्या का मेडिकल चेकअप किया था तो उसके शरीर पे तुम्हें कोई घाव या निशान मिला था जिससे तुम्हें लगा हो कि किसी ने उसके साथ जबरदस्ती की हो? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। और फिर ये एक अबॉर्शन केस था, इसलिए मेरा ध्यान उस तरफ गया ही नहीं। लेकिन अब हमें ध्यान देना होगा। हो सकता है कि अनन्या के साथ किसी ने जोर जबरदस्ती की हो। फिर तो हमें एक और टेस्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर, वापस से चेकअप क्यों? अब तो अनन्या बिल्कुल ठीक है और हम उसे काउंसलिंग के लिए वो अशीमा जी के पास रेगुलरली भेजते भी हैं। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक रूटीन टेस्ट है जो फॉलो अप के लिए किया जाता है। इससे हम ये पता लगाएंगे कि अनन्या की बॉडी अच्छे से रिकवर कर रही है या नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो पता चल जाएगी। आओ अनन्या, चलो। डॉक्टर रोमा और आशिमा जानते थे कि अनन्या और उसके माता पिता कभी भी उन्हें खुलकर सच्चाई नहीं बताएंगे, इसलिए डॉक्टर रोमा ने खुद ही सच तक पहुंचने का फैसला किया। उन्होंने अनन्या का थॉरो चेकअप करवाया, यह जानने के लिए कि कहीं उसके शरीर पर यौन हिंसा के निशान तो नहीं है। और जिस बात का उन्हें डर था वही हुआ। अनन्या की बॉडी पर मिले ये घाव देखकर तो यही लगता है कि उस पर डेफिनेटली असॉल्ट हुआ है, किसी ने जबरदस्ती की है। हम और टेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन इस बात को इतने दिन हो चुके हैं कि अब किसी भी चीज को मेडिकली प्रूफ करना बहुत मुश्किल है। अनन्या कुछ बताएगी नहीं और उसके माँ बाप वो तो कुछ भी नहीं बताएंगे। फिर और कौन बता सकता है? उसके दोस्त, शायद उसके दोस्त कुछ बता सके। मेरा मतलब है, इस उम्र में बच्चे अपनी सारी बातें अपने दोस्तों को ही बताते हैं। लेकिन हम तो उसके दोस्तों को जानते तक नहीं, कौन है, कहाँ है। मैं जानती हूँ, अनन्या ने मुझे उसके स्कूल के बारे में बताया था। मैं वहां जाकर उसके दोस्तों से मिलती हूँ, तब तक तुम बाकी के टेस्ट करती रहो, ठीक है? ठीक है। दरअसल मैं आपको और आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज्योति को अच्छी तरह से जानती हूँ, सिर्फ इसलिए, वरना मैं अपने स्कूल में इस तरह की किसी को परमिशन नहीं देती। थैंक यू सो मच मैम। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि इससे आपको कुछ पता चल पाएगा, क्योंकि अनन्या भी पिछले कुछ दिनों से स्कूल ही नहीं आ रही है। और हमने भी सुना है कि जब से अनन्या बुरी संगत में पड़ गई, उसके दोस्तों ने उससे बात तक करना छोड़ दी है। मैम, मैं खुद भी एक बार कोशिश करना चाहती हूँ और हो सकता है कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। गुड आफ्टरनून। ये अनन्या के क्लासमेट्स हैं, इनसे जो पूछना चाहती है पूछ लीजिए। हाय, मेरा नाम आशिमा है। मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहती हूँ अनन्या के बारे में। वो अब स्कूल नहीं आती?
और अब आएगी भी तो हमें क्या, अब वो हमारी दोस्त नहीं है और हमें उसकी जैसी लड़की के साथ खेलना भी नहीं है। उसके जैसी लड़की मतलब जिनके बॉयफ्रेंड्स है और जो बिगड़ी हुई है। हमारे मम्मी पापा ने हमें मना किया है कि उसके साथ बात तक नहीं करनी। और अब हमारा मन भी नहीं करता उससे बात करने का। चलो चलो, क्लास के लिए देर हो रही है। रुको सीमा, एक मिनट। तुम अनन्या के बारे में कुछ बताना चाहती हो? देखो सीमा, मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी फ्रेंड अनन्या ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, और वो भी किसी और की वजह से। मैंने उसे कहा था कि वो उस लड़के से दूर रहे। कौन है वो लड़का, बताओ। सिद्धार्थ, मार्च में मिले थे वो लोग। अनन्या, चल ना, अब घर चलते हैं। मुझे नहीं जाना घर तेरे साथ, तू चली जा। मुझे सेट छोड़ देगा, है ना? खुश बेबी। मुझे लगा वो उसका नया नया बॉयफ्रेंड है, इसीलिए वो मुझसे इस तरह से बिहेव कर रही है। लेकिन धीरे धीरे तो उसकी रूडनेस और भी बढ़ती गई। अनन्या, ये सब कुछ छोड़ और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। अगले हफ्ते एग्जाम्स है। एग्जाम से तो क्या हुआ? तुम्हारी तरह बालों में तेल लगा के किताबों में घुस जाऊं क्या? बहन जी कहेगी। वो मेरा हर बात पे मजाक उड़ाने लगी। हम दोनों एक दूसरे को 10 साल से जानते। मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो, लेकिन फिर मैंने भी डिसाइड कर दिया कि अगर उसे मेरी जरूरत नहीं तो मैं उससे क्यों बात करूं। और फिर एक दिन सीमा, सीमा सुन ना, सुन। माँ प्लीज, प्लीज मुझे तेरी मदद की बहुत जरूरत है। क्यों? अब तुझे इस बहन जी की हेल्प की क्या जरूरत पड़ गई? जाकर सिद्धार्थ से मदद मांग। प्लीज हेल्प कर दे। रियली सॉरी। गेट लॉस्ट यार, मुझे तुझसे बात नहीं करनी है। उस दिन के बाद से मैंने उसे जब भी देखा वो परेशान थी, एकदम डरी हुई। मुझे लगा कुछ तो प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरा मन ही नहीं हुआ उससे बात करूं। अगर बात करती तो उसके साथ ये सब कुछ नहीं होता। ऐसा क्या हुआ था उसके साथ, बताओ। लोग तरह तरह की बातें करते थे। कहते थे कि उसके काफी सारे बॉयफ्रेंड्स के साथ अफेयर थे, कभी किसी के साथ तो कभी किसी और के साथ। कहते थे इसीलिए वो प्रेग्नेंट हो गई। कौन कौन लड़के थे, बताओ मुझे सीमा। पता नहीं। सिद्धार्थ कहाँ मिलेगा? सिद्धार्थ यहीं कहीं होगा। स्कूल के पीछे वाले ग्राउंड में अपने दोस्तों के साथ लफंडरबाजी करता रहता है। सिद्धार्थ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं यहाँ तुमसे अनन्या के बारे में पूछने आई हूँ। कौन अनन्या? मेरे पास ऐसी फालतू लड़कियों के बारे में बात करने के लिए वक्त नहीं है। मुझे कुछ बात नहीं करनी उसके बारे में। अनन्या खुद अपने आप प्रेग्नेंट नहीं हुई है। और बात उसके सिर्फ प्रेग्नेंट होने की नहीं, उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है और उसके लिए सिर्फ अनन्या जिम्मेदार नहीं है।
कोई और भी है जो जिम्मेदार है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, क्या इसमें तुम्हारा कोई हाथ है या नहीं? सच सच बताना सिद्धार्थ। आप ये क्या कह रही है? मुझे कुछ नहीं पता। I mean, मैं और अनन्या कुछ दिनों के लिए एक साथ थे, पर फिर हम अलग हो गए। वो किसी और के साथ चली गई। वो यही तो करती थी, अलग अलग लड़कों के साथ घूमना उसकी आदत थी। और भी तो लड़के हैं, आप उनसे पूछिए। तुम भी उन्हीं में से एक हो ना? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता, आप मुझे जाने दीजिए प्लीज। अनन्या, आज मैं सिद्धार्थ से मिली और एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि उसके जितना डरपोक और बेकार लड़का मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अगर तुम उसकी वजह से अपने आप को इतनी बड़ी प्रॉब्लम में डाल रही हो ना, तो बहुत ही गलत कर रही हो। अनन्या, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार मुझे बता दो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, फिर देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप यहाँ क्या कर रही है? देखिए, मैं सिर्फ सच जानने की कोशिश कर रही हूँ और मेरे इतने समझ में आ गया है कि जब तक आप लोग अनन्या का साथ नहीं देंगे, ये अपना मुंह नहीं खोलेंगे। प्लीज आप लोग इससे कहिए कि मुझे बताए कि बात क्या है आखिर। क्या बताएं मैडम, और क्या बात करें? लोग पहले इसके बारे में इतना कुछ बोल चुके हैं कि अब कुछ भी कहने सुनने की हमारी हिम्मत खत्म हो चुकी है। लेकिन अगर आप लोग हिम्मत नहीं रखेंगे तो ये बेचारी बच्ची तो। सीमा दीदी, मैं आपको बताना चाहती थी। अनन्या, मैंने कहा था ना, जब तक मैं ना कहूं कमरे से बाहर नहीं आना। तो कमरे से बाहर कैसे आ गई? चली जा अपने कमरे में। देखिए, जो होना था हो गया, अब उसको बदला नहीं जा सकता। प्लीज आप हमें हमारे हाल में छोड़ दीजिए। उसके माँ बाप कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है और वो लड़का सिद्धार्थ, उसके चेहरे पर तो मुझे उसकी गलती साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि इतना सब जानते हुए भी मैं कुछ साबित नहीं कर सकती। छोटी सी बच्ची अपने माँ बाप की मर्जी के अलावा कुछ नहीं कर सकती। तुमने बाकी के टेस्ट करवाए? सब क्लीन है। वो तो हमें ऑलरेडी पता था। 72 घंटे से पहले अगर कुछ हुआ होता है तो किसी भी टेस्ट से कुछ पता नहीं चलता। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। इसके माँ बाप से तो कोई उम्मीद नहीं है अब। सवाल ही नहीं उठता। और आज जो हुआ है, मुझे नहीं लगता उसके बाद वो लोग उसे काउंसलिंग के लिए भी मेरे पास भेजेंगे। वो तो उन्हें भेजना ही होगा। कौन उनसे जबरदस्ती करेगा? पुलिस। मैं इंस्पेक्टर प्रशांत से बात कर लूंगी। तुम बस सिर्फ इतनी कोशिश करना कि अनन्या तुमसे खुलकर बात करे। अनन्या, जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगी? मैं जानती हूँ तुम कल भी मुझसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें रोक लिया। अनन्या, प्लीज मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। बिना किसी डर, बेफिक्र होकर मुझे बताओ। हो सकता है कि हमारी ये आखिरी मीटिंग हो। इसके बाद कभी तुम्हें मौका भी नहीं मिलेगा कुछ कहने के लिए। अनन्या प्लीज, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुमसे बार बार पूछ रही हूँ। उस दिन मेरे साथ मुझे कोई बात नहीं करनी। मुझे घर जाना, मुझे बस घर जाना। अनन्या, तुम घर चली जाना, लेकिन अभी तो बैठ जाओ। आज तुम्हारा लास्ट सेशन है ना, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तुम्हें बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है ना?
इसलिए ये लो। इनमें से तुम्हें जो बुक पसंद है तुम ले सकती हो। नहीं, मुझे बुक्स नहीं चाहिए, मुझे बस घर जाना है। अनन्या, क्यों इतना डर रही हो? मैं कहाँ तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मैं तो बस यही कह रही हूँ कि इन किताब में से तुम्हें जो किताब पसंद है तुम ले लो। बैठो अनन्या। टैबलेट्स मैंने लिख दी है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप टाइम से लेते रहिएगा। हेलो रूमा, मुझे पता चल गया कि अनन्या इतनी डरी हुई क्यों है। वो लड़का उसे ब्लैकमेल कर रहा है। पर तुम्हें कैसे पता? मैंने अनन्या के फोन में मैसेजेस पढ़े हैं। मतलब तुमने उसका फोन? हाँ, अनन्या अंदर है और चुपके से मैंने उसका फोन। लेकिन आशिमा, इस तरह चोरी छुपके किसी और का फोन लेना गलत है। सही गलत से ज्यादा जरूरी है कि हमें सच पता चले। अनन्या को ब्लैकमेल किया जा रहा है। सिद्धार्थ उस लड़की को ब्लैकमेल कर रहा है और उसे साफ साफ मैसेज में लिखा है कि अगर अनन्या ने अपना मुंह खोला तो फोटो में उसका चेहरा साफ दिख जाएगा। फोटो? कैसी फोटो? पता नहीं, मैं सोच रही हूँ कि मैं सब कुछ अब अनन्या से ही पूछूं। अब तो उसे अपना मुंह खोलना ही होगा, वरना वो लड़का उसे इस तरह से धमकाता रहेगा और वो बेचारी घुट घुट के मरती रहेगी। हाँ आशिमा, तुम सही कह रही हो, तुम जाकर उसे पूछो। ठीक है, मैं जा रही हूँ और इसके बाद मैं सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगी। तुम मुझे वहीं मिलना, ओके? हाँ ठीक है। मैंने ये मुझसे पूछे बिना आपने मेरा फोन कैसे लिया? अनन्या, मैं सब देख चुकी हूँ। देखो अनन्या, मैं जानती हूँ मुझे इस तरह से तुम्हारा फ़ोन नहीं लेना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी काउंसलर होने के नाते मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था। ऐसी कौन सी बात है जिससे तुम्हें इतना डर लग रहा है? देखो अनन्या, अगर तुम अब भी चुप रही तो सिद्धार्थ तुम्हें इसी तरह डराता रहेगा, धमकाता रहेगा। तुम हमेशा दबी रहोगी उसके सामने। अनन्या, उसने गलत किया है, उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। अनन्या प्लीज बताओ, वो किस फोटो के बारे में बात कर रहा है? नहीं, मुझे कुछ नहीं बताना, मुझे बस घर जाना है। अनन्या, आइए आइए, बैठिए। डॉक्टर रोमा कह रही थी कि आप पुलिस को कुछ बताना चाहती। जी हाँ, बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ मैं। और जब मैंने उसे पूछा वो लड़का कौन सी फोटो की वजह से उसे इतना धमका रहा है, तो वो घबरा गई। बिना कुछ कहे मेरे हाथ से फोन छीनकर वहां से भाग गई। और आपको तो पता है 72 घंटे बाद किसी भी टेस्ट से कुछ भी पता नहीं चलता। अनन्या की बॉडी पर जो घाव और निशान थे, उन्हें देखकर यही लगता है कि हो सकता है उसके साथ किसी ने जबरदस्ती की हो। इंस्पेक्टर, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। देखिए, मैं इन्वेस्टिगेशन शुरू तो करवा सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा, क्योंकि अनन्या कुछ कहने को तैयार नहीं है। उसके माँ बाप का कोई सपोर्ट नहीं है, ऊपर से दोनों नाबालिग, और बिना किसी ठोस सबूत के उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकालना बहुत मुश्किल है। क्या हुआ आशिमा जी? एक तरीका है इंस्पेक्टर,
मैं नहीं जानती इससे काम होगा या नहीं, लेकिन अगर हम किसी तरह से अनन्या का कंप्यूटर हमारी कस्टडी में ले सके तो मेरा मतलब है हमें उससे कोई सबूत मिल सकता है, कोई ईमेल, कोई वीडियोस, कोई फोटो। देखिए, बिना किसी वैलिड रीजन के किसी का कंप्यूटर कस्टडी में लेना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर डॉक्टर रोमा आपको रिटर्न प्रूफ दे कि रेप होने के चांसेस है, तब इस बिना पर तो हम उसका कंप्यूटर कस्टडी में ले ही सकते हैं, है ना? देखिए, ये बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 53 क्लॉज 1 सब क्लॉज 4 के तहत यदि किसी ऐसे जुर्म के होने की संभावना साबित की जा सके तो उस जुर्म से जुड़े सबूतों की तलाश में कार्यवाही करना उचित समझा जाता है। एक सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के ओहदे वाले पुलिस ऑफिसर के कहने पर कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर इस जांच को कर सकता है। और अगर कोई व्यक्ति सबूतों की तलाश में हो रही इस जांच में रुकावट डालने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जा सकती है। इसी बिना पर इंस्पेक्टर प्रशांत और डॉक्टर रोमा इस मामले की जांच करने अनन्या के घर पहुंचे। इंस्पेक्टर, ये क्या बदतमीजी है? अरे, एक तो जबरदस्ती मेरे घर में घुसा है और ऊपर से मेरी बच्ची का लैपटॉप लेके जा रहे हो। देखिए, अगर आपने हमारे काम में दखलंदाजी करने की कोशिश की तो आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। चलो। अनन्या, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। आई प्रॉमिस यू, किसी और की वजह से तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। ये फोल्डर पासवर्ड प्रोटेक्टेड क्यों है? कैसे भी करके इस फोल्डर को खोलना होगा। कैसे इंस्पेक्टर? साइबर एक्सपर्ट को बुलाना होगा। देखिए, कैसे भी करके इसका पासवर्ड क्रैक करना होगा। ये फोल्डर हमारे लिए बहुत जरूरी है। डोंट वरी। डन। मेहनत करनी पड़ी, 1 घंटा लगा, पर आपका काम हो गया। थैंक यू वेरी मच। अब ये नहीं बच सकता। नाबालिग उम्र में किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना क्लियर क्रिमिनल ऑफेंस है। लेकिन इंस्पेक्टर, वो लड़का खुद एक नाबालिग है और उसे तो सिर्फ इतना साबित करना होगा कि उसने अनन्या के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, बल्कि अनन्या खुद उसके पास गई थी। और उसके ये साबित करते ही हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये फोटो से भी हम कुछ भी नहीं साबित कर पाएंगे। अब तो बस अनन्या ही हमें बता सकती है कि असल में उसके साथ क्या हुआ था और वाकई में क्या इस लड़की ने उसके साथ कोई जबरदस्ती की थी। लेकिन वो तो कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है ना। मैं एक आखिरी कोशिश करती हूँ उससे बात करने की। हो सकता है कि कुछ। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसके माँ बाप तुम्हें उससे मिलने भी देंगे। रोमा, मेरे पास एक प्लान है। नमस्ते आंटी, मैं अनन्या से मिल सकती हूँ? उसके लिए कुछ नोट्स लाई थी। ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत लगाना। जी आंटी, थैंक यू। कुछ मत बोल, जैसा कहती हूँ वैसा कर प्लीज।
अरे यार वो नोट्स तो गाड़ी में ही रह गए। आंटी मैं अनन्या को अपने साथ 1 मिनट नीचे ले जा सकती हूँ? उसे नोट्स देने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लेकर वापस आ जाएगी। जी नहीं, वो अकेली कहीं नहीं जाएगी, मैं भी आपके साथ आऊंगी। चलो। हेलो, हाँ मासी जी, 1 मिनट। तुम दोनों जाओ और अनन्या 1 मिनट में तुम वापस आ जाना। पर बात क्या है? कुछ मत पूछ, गाड़ी में जाके बैठ। चल। अनन्या प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। मैं सब कुछ जानती हूँ और मैंने वो फोल्डर भी देखा। अनन्या प्लीज बैठ जाओ। लेकिन उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम उस लड़के से प्यार करती थी। हाँ, तुमने अपनी हद जरूर पार की थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें ब्लैकमेल करे। अनन्या, तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन मैं उस लड़के के खिलाफ केस जरूर करूंगी। लेकिन तुम्हें अपने लिए खुद को डिसाइड करना होगा। क्या तुम चाहती हो जिसने तुम्हें धोखा दिया वो यूं इस तरह से बच के निकल जाए? नहीं, अब नहीं समझती। वो सब मुझे बर्बाद कर देंगे। सबके पास मेरे फोटोज और वो वीडियो। कौन सा अनन्या, बताओ मुझे। अनन्या देखो, घबराने की कोई बात नहीं है, विश्वास करो मुझ पर। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होने दूंगी मैं तुम्हें। बताओ मुझे, तुम किन सब लोगों की बात कर रही हो? पिछले साल स्पोर्ट्स प्रैक्टिस के दौरान मैं सेट से मिली। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। ये शायद मुझे ही ऐसा लगता था। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती सेठ। रहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी बेबी। जैसे हम 18 साल के होंगे हम शादी कर लेंगे। मुझे उस पे पूरा भरोसा था आशिमा दीदी। एक बार के लिए तो मुझे डर लगा, लेकिन फिर ठीक है, मैं सब समझता हूँ। तुम्हें ना ही मुझ पे भरोसा है, ना ही तुम्हें मुझसे प्यार है। रहने दो यार। सेठ, ऐसा नहीं है। आई लव यू पापा, और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। इसके बाद हमने कई बार और कभी कभी सेठ वीडियो भी रिकॉर्ड करता। सेठ ये कह के कि नहीं कर रहा हूँ पापा, ताकि जब तुम मेरे साथ ना हो तब मैं तुम्हें देख सकूं। और मैंने उसे मना भी नहीं किया। अनन्या, उसके बाद क्या हुआ प्लीज बताओ। उसके बाद सेठ अपनी फैमिली के साथ समर वेकेशन पे चला गया, और उसके अगले दिन अनन्या, सिद्ध की फुटबॉल ट्रिक्स पर तो फुल ऑन फिदा हो। अब तो वो वेकेशन चला गया, अब हमें भी मौका दे दो खेलने का। अरे इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है? हमें सब पता है। ये देखो,
सीधा घर आए, सेट से बात करने की कोशिश की, फोन किया, ईमेल किया, लेकिन उसने कहीं भी जवाब नहीं दिया। सीमा से भी बात करने की कोशिश, वो भी मुझसे इतना गुस्सा कि उससे भी मेरी बात नहीं सुनी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अरे ये किसकी फोटो है? पता नहीं। इस फोटो में ये लड़की कौन हो सकती है? जो भी होगी, कितनी शेमलेस होगी। हेलो, इस बार तो चेहरा नहीं दिखा। अगर अब भी नहीं मानी ना तो अगली बार समझ गई ना। नहीं। उसके बाद कि जब भी मर्जी होती वो मुझे बुलाते और उनकी मनमानी करते। जब फिर वापस आए तो से बात करने की कोशिश की, तो उसने जवाब दिया कि वो मुझ जैसे कैरेक्टरलेस लड़की से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। कितने लड़के थे अनन्या? 6। फिर मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने अपने पापा से बात करने की कोशिश, लेकिन अनन्या, इसमें तुम्हारी जरा सी भी गलती नहीं है। सुना तुमने, ये सब के सब मुजरिम हैं और इन्हें हम सजा दिलाकर ही रहेंगे। MMS, एक MMS ने एक मासूम लड़की की जिंदगी को तबाह कर दिया। ये MMS नतीजा था अनन्या के भरोसे का, वो भरोसा जिसे सिद्धार्थ ने तोड़ दिया। और उसने सिर्फ भरोसा ही नहीं तोड़ा, बल्कि अनन्या की इज्जत का मखौल बना दिया। उसकी वजह से उसके दोस्तों ने भी अनन्या का फायदा उठाया और अनन्या पूरी तरह से टूट गई, बिखर गई। अपनी इस हालत के लिए अनन्या जिम्मेदार नहीं थी, बल्कि सिद्धार्थ और उसके दोस्त जिम्मेदार थे। गुनहगार अनन्या नहीं, गुनहगार वो लोग थे। इंस्पेक्टर साहब, ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। इस बेचारी पर अब तक क्या बीती है, इसका अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते। हमें जो भी करना है बहुत ही सोच समझ के करना होगा। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, हमारी तरफ से कोई लापरवाही नहीं होगी। लेकिन एक बात बताइए, क्या अनन्या के स्टेटमेंट के अलावा उन लोगों के खिलाफ कोई और सबूत होगा? अनन्या, क्या उन लड़कों ने कभी तुम्हारी कोई फोटोज या वीडियोस ली थी? हाँ। ये क्या ड्रामा है? इस कैरेक्टरलेस लड़की के कहने पे आकर मेरे बच्चे को आप इस तरह परेशान नहीं कर सकते। बहुत जल्द ही आपके इस बच्चे का कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपके सामने आ जाएगा। सुनो, 24 घंटे इन पर नजर रखो। जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। चलो। देखो, तुम लोग जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। छोड़ो मुझे, जाने दो प्लीज, प्लीज जाने दो मुझे। मत करो, मुझे जाने दो, छोड़ो। अब मुझसे नहीं देखा जाता। मुझे लगता है हमारे पास काफी सबूत हैं। डॉक्टर रोमा और इंस्पेक्टर प्रशांत के साथ मिलकर की गई आशिमा की जी तोड़ मेहनत आखिर रंग लाई और जल्द ही 6 के 6 लड़के सिद्धार्थ के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। इस केस की सुनवाई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में हुई, जिसने उन लड़कों को जुवेनाइल होम
यानी नाबालिग मुजरिमों के बंदी गृह में बंदी बनाकर रखे जाने की सजा थी। जानती मिल गई तुझे? खुश हो गई तू जानकर कि अब लोगों को पता चल गया है कि तेरे साथ क्या हुआ? अब अभी मुझे डांट रहे हो? मेरे साथ इतना सब हो गया है, उसके बावजूद भी जैसे ये सब मैंने जानबूझकर किया हो, जैसे मेरी ही गलती है। जुबान लड़ाती है? इतने पर निकल आए तेरे, माँ बाप से जुबान लड़ेगी? बाहर मीडिया का मेला लगा है, क्या करें आप? आशिमा दीदी आप? प्रेस वाले, न्यूज़ वाले, मीडिया वाले सब तुमसे बात करना चाहते हैं। तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारी जीत पर शाबाशी देने आई है। मैं आज भी तुमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करूंगी, लेकिन अगर तुम खुद अपनी मर्जी से अपनी बात इनके सामने रखोगी तो देखना अनन्या, तुम ऐसी तकलीफ सहने वाली कई लड़कियों को बचा लोगे। अनन्या, खुद की इज्जत तो बची नहीं, दुनिया की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें माफ कर देना मैडम, हमें किसी को नहीं बचाना। मेरे जैसे न जाने कितनी लड़कियां हैं पापा, जिनके माँ बाप आप ही की तरह अपनी बेटी से ज्यादा इस पड़ोसियों के और इस दुनिया की फिक्र करते हैं। उनके लिए चाहे उनके माँ बाप बोले ना बोले, लेकिन मैं जरूर बोलूंगी। मेरा नाम अनन्या है और मुझे पता है कि मेरे जैसे और कई सारी लड़कियां ऐसी ही प्रॉब्लम में होंगी। तो आज मैं उन सभी लड़कियों से कहना चाहती हूँ कि डरने के बजाय हिम्मत दिखाओ और सामने आओ, क्योंकि डरना हमें नहीं, उन लोगों को चाहिए जो ये गलत काम करते हैं, जो हमें इस तकलीफ में डालते हैं, जो ये जुर्म करते हैं। टीनेज, लड़कपन, एक ऐसी कच्ची उम्र जब इंसान अपने बचपन को पीछे छोड़कर जवानी की तरफ कदम बढ़ा रहा होता है, जब गलत और सही के मायने बदल रहे होते हैं। एक नई दुनिया हमारे सामने खुल जाती है और ऐसे में हर नए अनुभव का एहसास करने का दबाव दोस्तों की तरफ से लगातार बना रहता है और कई मामलों में तो हमें खुद दोस्तों से जलन होने लगती है। यही सब वजह कई बार हमें गलत रास्ते पर धकेल देती हैं। ऐसे में माँ बाप का मार्गदर्शन बेहद जरूरी हो जाता है। अभिभावकों को समझना चाहिए कि ज्यादा सख्ती हमारे बच्चों को हमसे दूर कर सकती है। हमें उनका दोस्त बनकर रहना चाहिए। किसी भी जरूरी मुद्दे पर बात करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। टेक्नोलॉजी, विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षण, हर मुद्दे पर इस तरह खुलकर बात करें जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त से करता है। टीनेज बच्चों को सिर्फ सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है और अपने बच्चों का मार्गदर्शन माँ बाप से बेहतर और कौन कर सकता है? जरा सोचिए, जब आपका बच्चा किसी दुख, दर्द, परेशानी से गुजर रहा हो, अगर आप ही उसकी मदद नहीं करेंगे तो फिर वो कहां जाएगा? अब मुझे सुशांत सिंह को इजाजत दीजिए। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी ही प्रेरणादायक सत्य घटना के साथ। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान।